आज हम जिस डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ओल्ड एज में सभी को थोड़ा या ज़्यादा होता ही है। ओल्ड एज से कम उम्र वाले लोगों में करीब 40 से 50 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को ये डिजीज़ होता है। ये कहूँ कि ये डिजीज़ ओल्ड एज का सिग्नल लेकर आता है। इवन स्टडीज़ में देखा गया है कि ये इतना पुराना डिजीज़ है, इतना कॉमन डिजीज़ है कि इवन डायनासोर्स को भी ये डिजीज़ होता था। मैं बात कर रहा हूँ आर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स के बारे में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रोहन भट्ट। आई एम अ कंसल्टिंग होम्योपैथ एंड ऑल्सो सर्विंग एज ए प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन बड़ौदा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, बड़ौदा, गुजरात। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस या जॉइंट पेन्स के बारे में। आर्थराइटिस क्या है, इसके टाइप्स क्या है, सिम्टम्स या चिन्ह क्या होते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आर्थराइटिस क्या होता है। आर्थराइटिस यानी जोड़ों का इन्फ्लामेशन। इसके टाइप्स वैसे देखा जाए तो आर्थराइटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, करीब मोर देन 100 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आर्थराइटिस। 100 से भी ज़्यादा आर्थराइटिस के वैरायटीज होते हैं। अगर प्राइमरली बात करूँ तो जो डायरेक्ट जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं, ऐसे डिजीजेज या ऐसे टाइप्स में आता है सबसे कॉमन ऑस्टियोआर्थराइटिस, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर आता है गाउट, फिर स्पॉन्डिलाइटिस। इवन ऐसे कई डिजीजेज है जिसमें आर्थराइटिस उस डिजीजेस के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में भी होता है, जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस, इवन सीरोनेगेटिव आर्थराइटिस जैसे रीटर्स सिंड्रोम या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एसोसिएटेड आर्थराइटिस और इवन जुवेनाइल आर्थराइटिस। सो बहुत सारे आर्थराइटिस के वैरायटीज है। इवन एसएलई यानी सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस के रूप में आर्थराइटिस देखा गया है। तो ये बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारे वैरायटीज आर्थराइटिस के रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेज के बारे में। जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस के टाइप में यूजुअली जॉइंट्स के ऊपर जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में डिस्ट्रक्शन होता है, डीजनरेशन होता है, इसकी वजह से ये आर्थराइटिस होता है। और ये आर्थराइटिस यूजुअली ओल्ड एजेड पीपल में देखने मिलता है। यूजुअली जिनकी एज 50 प्लस है, ऐसे पेशेंट्स में ये आर्थराइटिस कॉमनली देखने मिलता है। दूसरी टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बॉडी के ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से होता है। यूजुअली ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी अपने ही हेल्दी सेल्स को टारगेट करती है, अटैक करती है और इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है और ये आर्थराइटिस होता है। तो ये आर्थराइटिस यूजुअली यंग पीपल में देखने ज़्यादा मिलता है। और जो कॉमन वैरायटी है वो है गाउट। गाउट एक मेटाबॉलिक डिजीज है। इसका आर्थराइटिस यूजुअली खाने में ऐसी चीज़ें, खास करके प्रोटीन वाली चीज़ें जिसमें प्यूरिन होता है, जब वो डाइजेस्ट होता है तो उसकी बाय प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनती है। ये यूरिक एसिड बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है या यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है। तो इन दोनों रीजन्स में जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जॉइंट्स में डिपॉजिट होते हैं, वो बहुत ही नुकीले होते हैं और वो पेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक अलग वैरायटी का आर्थराइटिस रहता है। और एक कॉमन आर्थराइटिस जो देखा जाता है वो है स्पॉन्डिलाइटिस, जिसमें बॉडी की जो करोड़रज्जु है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसकी हड्डियों के बीच की डिस्क धीरे धीरे डिजनरेट होती है, इन्फ्लामेशन होता है और ऑन अ लॉन्गर रन ग्रेजुअली हड्डियां अपने आप में फ्यूज हो जाती है, जो मूवमेंट नहीं कर पाती है और कभी कभी जिसे हम बाम्बू स्पाइन या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। तो ये कुछ कॉजेज है इन जनरल अलग अलग टाइप्स के आर्थराइटिस के बारे में। इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे आर्थराइटिस के टाइप्स है जो अलग अलग डिजीजेस के कॉम्प्लिकेशन से होते हैं। तो उन डिजीज में डेफिनेटली कॉजेज प्राइमरली उस डिजीज का रहता है और बाद में आर्थराइटिस एज अ कॉम्प्लिकेशन होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, सोरियासिस है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेज है, एसएलई है,
रिएक्टिव आर्थराइटिस है, तो ये सब में आर्थराइटिस एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके अलावा अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो नेचुरली वो मैकेनिकल कॉज होता है, क्योंकि इतने ज़्यादा वेट का वेट बेयरिंग जॉइंट्स के ऊपर आता है और वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में डेफिनेटली डिजेनरेट या डिस्ट्रक्ट होगा। अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, खास करके थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और उसकी वजह से उनके बोन में कैल्शियम डिपोजिशन कम होने की वजह से बोन की डेंसिटी अफेक्ट होगी और वो भी लॉन्ग रन में उनके बोन में चेंजेस प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारे कॉजेज है जो डेफिनेटली आर्थराइटिस प्रोड्यूस करते हैं या आर्थराइटिस को एग्रावेट करते हैं। आर्थराइटिस के साइंस एंड सिम्टम्स, चिन्ह क्या होते हैं? नॉर्मली टाइप चाहे कोई भी आर्थराइटिस का हो, पर यूजुअली कॉमन सिम्टम्स जो आर्थराइटिस के होते हैं, जॉइंट पेन्स जिसे हम कहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सारे आर्थराइटिस में पेन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। स्टिफनेस ऑफ द पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मोबिलिटी अफेक्ट हो जाती है, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और मूवमेंट करने पर उनको पेन होता है, पार्ट में स्टिफनेस होता है, पार्ट में स्वेलिंग हो जाती है। कभी कभी जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूजुअली फीवर रहता है उनके साथ, रेडनेस हो जाती है, पार्ट में सूजन आ जाती है और कभी कभी ये पेन या स्टिफनेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट अपना डे टू डे रूटीन वर्क नहीं कर पाता है, उनको डिसेबिलिटी होती है काम करने में। और इवन लॉन्गर रन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी, बोन धीरे धीरे डिफॉर्म होने लगता है और उनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ है, उनकी जो उंगलियां है, पैरों की उंगलियां है, जो उनके जॉइंट्स है, उसमें डिफॉर्मिटी होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स आर्थराइटिस में मिलते हैं। कैसे पता चले कि कौन से टाइप का आर्थराइटिस है? दैट मीन्स इन्वेस्टिगेशंस। यूजुअली डॉक्टर एग्जामिन करके एक्सरे से, एमआरआई से, ब्लड रिपोर्ट से, अलग अलग तरीके से आपको कौन सी टाइप का आर्थराइटिस है वो डायग्नोसिस करते हैं। तो उसके हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट प्लान आउट करते हैं, मैनेजमेंट प्लान आउट करते हैं। तो ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे, एमआरआई स्कैन बहुत ज़रूरी होता है आर्थराइटिस के टाइप को डिसाइड करने के लिए। आर्थराइटिस को क्या सीरियसली लेना चाहिए? डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि आर्थराइटिस इनिशियली आपको सिर्फ पेन से परेशान करेगा, पर जितना टाइम जाएगा, जितना वो क्रोनिक होता जाएगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते जाएंगे और जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ सकती है। अगर सिंपल ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपके बोन्स में डिफॉर्मिटी आ सकती है, स्टिफनेस आ सकती है, जिसकी वजह से आप अपना डेली रूटीन वर्क कर नहीं पाएंगे और ग्रेजुअली डिसेबिलिटी आ जाएगी। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ये ज़्यादा सीरियस आर्थराइटिस है, जिसमें आगे चलकर और ज़्यादा डिफॉर्मिटी और ज़्यादा स्पास्टिसिटी, स्टिफनेस आ सकती है। आपको डिफॉर्मिटी की वजह से आप क्रिपल्ड फील हो कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसे डेफिनेटली सीरियसली लेना चाहिए। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो आपको इतना स्टिफ कर देगा, इतना इमूवेबल करेगा कि आपसे मूवमेंट नहीं हो पाएगी, आप झुक नहीं पाएंगे, बैंड नहीं हो पाएंगे। तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। गाउट, जैसे पहले बोला, वो एक मेटाबॉलिक डिजीज़ भी है, तो लॉन्ग रन में गाउट आपकी किडनी को डिस्टर्ब कर सकता है, गाउट नेफ्रोपैथी हो सकती है। इवन यूरिक एसिड डिपोजिशन की वजह से आपको रीनल स्टोन, किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं और पेन तो उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ही। तो डेफिनेटली उससे भी हमें सीरियसली लेना चाहिए। आर्थराइटिस, स्पेशली जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें लॉन्ग रन में न्यूरोपैथीज डेवलप हो सकती है और इवन ग्रेजुअली वो पैरालिसिस भी प्रोड्यूस कर सकती है। तो चाहे आर्थराइटिस कोई भी टाइप का हो, उसे सीरियसली लेकर उसकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट बिल्कुल करना चाहिए, ताकि उसके कम से कम कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स में हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस को मैनेज कैसे करें?
जैसे हमने पहले बात की, ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तो सबसे पहले बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को कम करना होगा। एक स्टडी में देखा गया है कि जब बॉडी में अल्कलिनिटी का लेवल एसिडिटी से ज़्यादा होता है तो बॉडी की इन्फ्लामेशन की प्रोसेस बहुत स्लो हो जाती है। जंक फूड खाना, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बहुत फ्राइड फूड, नॉनवेज फूड, ये सारे बॉडी को नॉर्मली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। तो धीरे धीरे वो दूसरे ऑर्गन्स में भी, जॉइंट्स में भी इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करेगा। स्ट्रेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इन्फ्लामेशन, क्योंकि स्ट्रेस जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर है, तो बॉडी में साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस के द्वारा स्ट्रेस बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करेगी, जिसमें थायराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को मैनेज करती है, जो बोन की डेंसिटी को मैनेज करेगी। और अल्टीमेटली जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होगा, जब बोन को रिपेयर होना होता है, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस उसे वो रिपेयर वर्क करने नहीं देगी। तो ये भी आपके बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को, जब रिपेयर होने का प्रोसेस होता है, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, क्लीन खाना खाएं, नेचुरल फूड खाएं, फ्रूट ज़्यादा ले, ड्राई फ्रूट ज़्यादा ले, स्ट्रेस से बचे, रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये सारी नॉर्मल चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को कम करती है या स्लो डाउन करने में हेल्प करेगी। रिफाइंड फूड्स अगर लेते हैं तो उसे भी कम करिए, शुगर को कम करिए, सॉल्ट एक्सेस लेते हैं तो कम करिए, पैकेज फूड, टेट्रा पैक वाले जो फूड्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाले फूड आते हैं, उनको कम करिए। ये सारा ओवरऑल ये एक दिन का काम नहीं है, इसको एक हैबिट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिससे आप आर्थराइटिस को मैनेज कर सकते हैं वो है वेट। नेचुरली इट्स अ मैकेनिकल प्रॉब्लम। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपके पेनफुल जॉइंट्स पे वो ज़्यादा वेट और ज़्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगा, और उसमें पेन और स्टिफनेस या कंप्लेंट्स, डिस्कम्फर्ट्स और बढ़ेंगे। सिर्फ आप 5 से 6 किलो वेट भी कम करेंगे तो आपके आर्थराइटिस के डिस्कम्फर्ट में बहुत ही ज़्यादा चेंज फील कर पाएंगे। वर्क ऑन दैट। जैसे मैंने पहले कहा, साइको न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस भी आपके आर्थराइटिस के डिस्कम्फर्ट या पेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेंटली जितना हो सके उतना स्ट्रेस कम लीजिए। और ज़रूरी बात, जब आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं या मेंटली स्ट्रेस्ड होते हैं तो आपकी पेन के प्रति सेंसिटिविटी या ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। थोड़ा सा भी पेन होगा, पर आप मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो पेन आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। आपकी टॉलरेंस लिमिट काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो उसका ध्यान रखिए, मेंटली रिलैक्स रहिए। अगर पेन होता है, अगर अनबेरेबल पेन है, तो ही रेस्ट करिए। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ, आर्थराइटिस को अपना दुश्मन मत मानिए, उसे एक दोस्त की तरह लीजिए और उसके साथ लाइफ को मैनेज करना सीख जाइए। पेन होगा, स्टिफनेस होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, पर अगर वो बेरेबल है तो प्लीज़ अपने आप को बेड रेस्ट में मत इन्वॉल्व करिए। मोबिलिटी इज़ मस्ट, एक्सरसाइज इज़ मस्ट। कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे? साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, ग्रेजुअल वॉकिंग करिए, भले धीरे धीरे करके आप बढ़ाएं, पर वो करते रहिए। ताई ची प्रैक्टिस करिए, योगा प्रैक्टिस करिए, जिससे ग्रेजुअली आपके जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, सपलनेस आएगा और पेन और डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली कम होगा। सिर्फ आराम करने से ये हल नहीं होगा। और याद रखिए, आप जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, आपके बोन के ऊपर बॉडी वेट का प्रेशर होगा, तो ग्रेजुअली आपकी बोन डेंसिटी भी बढ़ेगी और ऑस्टियोपोरोसिस के चेंजेस बहुत बहुत स्लो हो जाएंगे। तो ये आपको दो तरीके से फ़ायदा करेगा। बहुत ज़्यादा पेन है तो डेफिनेटली उस टाइम पे रेस्ट इज़ मस्ट, और एक्सरसाइज में हो सके तो आर्थराइटिस के साथ स्पॉट रनिंग या स्ट्रेनफुल एक्सरसाइजेज मत करिए। पेशेंट्स अक्सर पूछते हैं, सर ये पेन के लिए क्या करें? गरम सेक करना चाहिए या आइस पैक अप्लाई करना चाहिए? इसका एक बहुत सिंपल रूल है।
अगर आपको स्टिफनेस है, अगर क्रैम्प्स है, तो आप गर्म सेक करिए, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ेगा और स्टिफनेस कम होगा, क्रैम्प्स कम आएंगे और पार्ट रिलैक्स हो जाएगा। पर अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो डेफिनेटली आप आइस पैक लगाइए, उससे उसमें आपको काफ़ी आराम लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि क्रोनिक आर्थराइटिस में आपको स्टिफनेस भी होगा, पेन भी होगा, कभी क्रैम्प्स भी आएंगे। तो इस सिचुएशन में आप हर 10 मिनट्स को ऑल्टरनेटली हॉट एंड कोल्ड पैक यूज़ कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली पेन में, डिस्कम्फर्ट में आराम देगा। जब आप आर्थराइटिस को अपना फ्रेंड मानते हैं तो उसके साथ आपको मैनेज करना सीख जाना चाहिए। ये मैनेज आप कैसे करेंगे? अपनी लाइफस्टाइल में डेफिनेट चेंजेस लाकर। बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज, डाइट, जिससे आपकी बॉडी तो अल्कलाइन स्टेट में रहेगी पर साथ में इन्फ्लामेटरी प्रोसेसेस भी कम होंगे। इवेंचुअली आपके आर्थराइटिस में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप कैल्शियम वाले फूड खाइए, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एग्स खा सकते हैं। हाँ, पर अगर आपको यूरिक एसिड है तो आप प्रोटीन वाली चीज़ें अवॉइड करिए, वो आपके यूरिक एसिड को बढ़ाएगा और गाउट का पेन आपको बढ़ाएगा। विटामिन डी की एब्सेंस में आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में रोज़ सुबह कम से कम 20 से 25 मिनट हल्की धूप जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में रहती है वो आप लीजिए, जिससे आपको विटामिन डी मिलेगा और आप जो कैल्शियम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा और आपकी बोन डेंसिटी, बोन स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड, खास करके जो अखरोट वॉलनट में से मिलता है, जो ऑलिव ऑयल से मिलता है, वो आप रेगुलरली अपने खाने में, अपने डाइट में इंक्लूड करिए। वो डेफिनेटली आपके आर्थराइटिस के डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। विटामिन सी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो कार्टिलेजेस डैमेज होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, उसके रिपेयर वर्क के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। तो आप विटामिन सी वाले फूड खाइए, ऑरेंजेस लीजिए, लेमन जूस लीजिए, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप गुआवा खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अब बात करता हूँ एक सुपर टिप के बारे में। यूजुअली मैं मेरे पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ जब वो कंप्लेन करते हैं आर्थराइटिस और उसके डिस्कम्फर्ट या पेन के बारे में। ये सारे लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ जब आप आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं, आपको उसका डिस्कम्फर्ट है, तो आप अपने खाने में रेगुलरली, अपनी लाइफस्टाइल में रॉ पोटैटो जूस ऐड करिए। इट्स अ मैजिकल वंडरफुल रेमेडी। रोज थोड़ा पोटैटो जूस, से फॉर एग्जांपल 100 ml, और थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए पानी ऐड कर सकते हैं। शुरू में आप एक बार ट्राई करिए, दिन में एक बार पीजिए। धीरे धीरे उसको बढ़ा के आप 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, और आप फ़र्क देखिए आपके आर्थराइटिस के डिस्कम्फर्ट और पेन में आपको कितना फ़र्क लगता है। तो ये सारी चीज़, ये सारे टिप्स, ये सारे मेजर्स आप आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। आर्थराइटिस को अपना दोस्त मानिए, घूमते फिरते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक थैंक यू।